उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पे अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून के सेलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में दोपहर अचानक से एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा तफरी फैल गई। परफ्यूम कंपनी में लगी आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से भीड़ को पीछे हटाया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी विकराल लगी कि अभी तक भी आग पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका। यहाँ पर टोटल 14 से 15 फायर टेंडर हमारे, जिसमें हरिद्वार से सेलाकोई, मायापुर और देहरादून, विकास नगर, डोईवाला सब जगह से यहाँ पर फायर की गाड़ी आई है लगातार। और हम लोगों ने जो आग थी उसको फैलने नहीं दिया, दूसरी फैक्ट्री तक ये नहीं पहुंची और हमने इस फैक्ट्री में उसको कंटेन करा। देखिए, लगभग 100+ फायर के जो फायर फाइटर्स हैं सब लगे हुए हैं। मैं भी मौके पे हूँ और सभी लोग लगे हुए हैं और करीब और हमें ऐसी आशा है कि 2 से 3 घंटे में पूरी फायर हमारी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता कुलदीप चौहान जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या स्थिति है वहां पर अभी? जी, तकरीबन 4 घंटे बीत चुके हो, लेकिन लगातार जो आग की लपटें हैं वो विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो फैक्ट्री, जो परफ्यूम की फैक्ट्री, उससे जो दूसरी फैक्ट्री जो लगी हुई है उसको आग से बचा लिया गया है। उस पर भी कहीं ना कहीं आग की लपटें पहुंची थी, लेकिन फिलहाल आग उस पर तो काबू कर लिया। लेकिन जो फैक्ट्री, परफ्यूम की जो फैक्ट्री थी, उस पर आग अभी भी लगातार धधक रही है। यहाँ पर तकरीबन 120 फायर के जो है कर्मचारी वो लगे हुए हैं आग बुझाने में। और हरिद्वार, डोईवाला से भी यहाँ पर आग बुझाने के लिए जो दमकल के जो वाहन है उन्हें लाया गया है और लगातार मशक्कत की जा रही है। हालांकि यहाँ पर हम मौके पर ही है और लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि यहाँ पर देखी नहीं गई, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं। लेकिन जो अंदर जो फैक्ट्री में सामान था वो कहीं ना कहीं लाखों का सामान था और जलकर पूरी तरह राख हो चुका है और आग फिर भी लगातार धधक रही है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। कुलदीप, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रामनगर हल्द्वानी रोड पर धमोला के पास में एक केमू के बस पलट गई और जो रोड के पास में खेत में पलटी है, वहीं हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कालाडूंगी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कार वाले ने कुत्ते को बचाने के लिए साइड ली थी, जिससे पीछे से आ रही बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में करीब 35 लोग सवार थे। बस के पलटने की सूचना थी। धमोला क्षेत्र में एक जो केमू की बस है, इसके ये पलट गई है। इसमें जो अभी हमने पूछताछ की, इसमें प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि एक किया कैरेंस करके जो गाड़ी थी, इसने कुत्ते को बचाने के लिए सडन ब्रेक लिया। पीछे से जो बस आ रही थी उसने एक गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, तो उसने भी ब्रेक लिया और ब्रेक लेते लेते गाड़ी पलट गई। इसमें लगभग 30 से 35 सवारियाँ थी, जैसा अभी प्राथमिक पूछताछ में पता चला है। और सभी जो सवारियाँ हैं, इन पर जो भी घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए कालाडूंगी और रामनगर एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर सीएम धामी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का काम हो रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर हो या फिर देवभूमि में बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम, उनको भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। भव्य राम चंद्र जी का मंदिर बन रहा हो, काशी में काशी कॉरिडोर बन रहा हो, या उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी लोग देवभूमि से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, जहां गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चारों धाम, पवित्र हमारा हेमकुंड साहब आदि कैलाश, अनेक ऐसे धार्मिक स्थान, उससे आप जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ आएंगे तो वहां मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। केदारनाथ आएंगे तो बाबा केदार का भव्य और दिव्य केदार आपको दिखाई देगा। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाने का और संवारने का, उस दिशा में
बहुत उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, शानदार काम किया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश की तिरुपति में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में भी सीएम धामी पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक धरोहरों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इसके साथ ही ऑपरेशन कालनेमी के तहत बहरूपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। हमने राज्य में धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी जैसे कानूनों को भी लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे विकृत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। हम ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को बधाई दी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में बीजेपी संगठनात्मक रूप से और अधिक सशक्त होगी। इसके साथ ही पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा के संकल्प को नई ऊर्जा के साथ जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उधम सिंह नगर पुलिस ने खटीमा में तुषार की हत्या में आरोपी युवक को एनकाउंटर में दबोच लिया। मुठभेड़ में आरोपी हाशिम उर्फ पप्पू चाय वाला के पैर में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात को खटीमा के तुषार शर्मा नाम की युवक को चाकू से गोदकर उसे मार दिया गया था, जिसके बाद में शनिवार को दिन भर खटीमा में बवाल हुआ और पुलिस ने एक्शन लिया। मोहम्मद हाशिम, पिताजी का क्या नाम है? अनुवार हुसैन। क्या पता कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर गोटिया 10। वार्ड नंबर 10 गोटिया में खटीमा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा पड़ते हो? जी गलती हो गई, गलती से लग गया उसको चाकू। मैंने जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं था। उधम सिंह नगर के खटीमा में रोडवेज बस अड्डे के पास में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी में एक हिंदू युवक की मौत हो गई, जिसके बाद में शनिवार को भी दिन भर बवाल होता रहा। वहीं घटना के विरोध में नगर का व्यापार मंडल समेत दूसरे संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग उठाई। हत्या का मुख्य आरोपी हाशिम उर्फ पप्पू चाय वाला बताया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार की रात को करीब 9:30 बजे के आसपास बस अड्डे पर एक चाय की दुकान पर कुछ युवक खड़े थे। इसी दौरान गोटिया इस्लाम नगर से आए कुछ युवकों के गुट से उनकी कहासुनी हो गई थी। सबने मना कर दिया, किसी ने नहीं लिया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के चालू होते ही देहरादून में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता गया है और इसी चुनौती से निपटने के लिए रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगले साल से निर्माण शुरू होने की संभावना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक बड़ा सवाल उन पिलर्स को लेकर खड़ा हो रहा है जो इन नदियों के बीचों बीच बनाए जाएंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मोहन से टाटकाली तक बन रही एलिवेटेड रोड की। निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बरसात के इसी सीजन में उफान पर आई नदी के कारण इसके कई पिलर्स में दरारें आ गई थी। अब ठीक ऐसी ही चिंता देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर जताई जा रही है। दरअसल इस परियोजना के तहत रिस्पना और बिंदाल नदी के बीच हजारों पिलर्स खड़े किए जाएंगे। भूकंपीय दृष्टि से जोन 6 में आने वाला ये इलाका और नदियों का हाई फ्लड जोन पिलर्स की मजबूती पर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों के साथ साथ स्थानीय लोग भी संभावित खतरे की आशंका जता रहे हैं। उत्तराखंड राज्य
भूकंप के दृष्टिकोण से भी BIS के जो नए मानक आए हैं, जोन 6 में आ गया, 4 और 5 की जगह और अति संवेदनशील श्रेणी में आ चुका है। वहां पर इस किस्म का निर्माण नदियों के ऊपर और NGT के माध्यम से भी बार बार उत्तराखंड सरकार से जो फ्लड प्लेन जोनिंग है, जहां पर जो नदियां है, विशेष तौर पर गंगा के आलोक में, वहां पर निर्माणों को लेकर के, उसकी फ्लड प्लेन जोनिंग को लेकर के भी कई सारी चिंताएं, कई सारे सवाल हैं। वहीं सरकार का कहना है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद राजधानी देहरादून पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। इसी संभावित ट्रैफिक फ्लो को नियंत्रण करने के लिए रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड जरूरी है। PWD सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक दोनों नदियों की फ्लो स्टडी कराई जा चुकी है और भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन तैयार किया गया है। इसमें हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो नदी का फ्लो है उसको हमने फ्लो स्टडी भी करवाया था कि कभी जब हम बीच में से अगर बनाते हैं पियर वगैरह तो उसकी वजह से फ्लो पे कोई दिक्कत नहीं आए, और दोनों तरफ के जो बैंक हैं, जो किनारे हैं इस नदियों के, उसको भी पक्का कर रहे हैं। तो मतलब हमने अपने प्लान में सारी चीजें ली हुई हैं। प्रयास यही है कि जब ये बन के आए तो इसकी वजह से कोई नए प्रॉब्लम नहीं आए। उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील राज्य रहा है। रैणी आपदा हो या केदारनाथ त्रासदी, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने बड़े बड़े आकलन गलत साबित कर दिए। ऐसे में रिस्पना और बिंदाल के हाई फ्लड जोन में बनने वाले पिलर्स लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करके साल 2026 तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पलायन हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन सरकार की योजनाओं के चलते अब रिवर्स पलायन की तस्वीर भी बदल रही है। दावा है कि 40,000 से ज्यादा लोग पहाड़ों में लौटकर काम कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भीमताल के लेटी बुग्गा में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में रिवर्स पलायन शुरू हो गया है। बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी आई है। वहीं पलायन आयोग का दावा है कि अकेले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 40,000 लोग लाभ लेकर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि योजना के तहत लिए गए लोन की वापसी भी शुरू हो गई है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चली, अब उसका 2.0 इन्होंने लॉन्च किया है, वो भी अच्छी चल रही है और लगभग 40,000 लोग इससे लाभ ले चुके हैं। ये बहुत पब्लिक डोमेन में ये बात है नहीं। और जब हमने इसका देखा इस योजना का क्या असर हो रहा है, तो लोग योजना का लाभ लेके और जो बैंक से या किसी संस्था से पैसा लिया वो लौटाना शुरू कर रहे हैं। एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन है, या अभी आपने पिछली कैबिनेट में देखा कुक्कुट पालन को लेकर भी काफ़ी सब्सिडी की गई। पाली हाउस में जो है लगाने वालों को 80% ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। जो सोलर फार्मिंग की बात की मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना, वो काफ़ी लोकप्रिय है। उस पर युवा सौर उत्पादन के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं शीतकालीन पर्यटन भी जो शुरू हुआ है, शीतकालीन यात्रा जो शुरू हुई है, चारधाम यात्रा बंद होने के बाद, क्योंकि शीतकाल में भी लोग यहाँ पर आए। रिवर्स पलायन कर चुके लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में अवसर बहुत हैं, लेकिन मार्केटिंग और स्कीम के सही क्रियान्वयन पर ध्यान देना जरूरी है। पहाड़ों में पॉसिबिलिटीज हैं पर मार्केटिंग नहीं हो रही है प्रोडक्ट की अच्छे से। तो हमने 4 साल पहले लगभग हिमालय टी नाम से एक ब्रांड शुरू करा और जो यहाँ के जेन्युइन हाई ऑल्टीट्यूड में जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनसे हमने स्टार्ट किया। हनी हो गया, ग्रीन टीज हैं, स्पाइसेस हैं, मिलेट्स हैं, जो पहाड़ों में हो रहा है और इनका जो मार्केट है बहुत अच्छा मार्केट है। तो यहीं से रिवर्स माइग्रेशन आप कह सकते हैं कि पहाड़ों में हो सकता है, बट हमें पॉलिसीज जो हैं वो थोड़ा सा माउंटेन फेवर्स में बनानी पड़ेंगी। तो उससे 4 साल बाद कई पॉजिटिव कहानियां सामने आई हैं। अब सरकार का फोकस सफल आयोजन का आंकलन कर रणनीति बनाने पर है, ताकि आने वाले समय में रिवर्स पलायन को और गति दी जा सके। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पौड़ी समेत प्रदेश के दूसरे इलाकों में जंगली जानवरों के हमले में हुई मौतों पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने चिंता जताई है। जंगली जानवरों के हमले को लेकर अनिल बलूनी संसद में भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। पौड़ी पहुंचे बलूनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हाल ही में हुई घटनाओं से गहरा दुख हुआ है और मेरे लिए हर एक जान कीमती है और जो भी संभव हो पाएगा वो उनके लिए करेंगे।
देखिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और जो हमारे यहाँ हादसे हो रहे हैं उसको बहुत दुख है। हमने सरकार को कहा है, हमने वन विभाग को कहा है कि इस पर एकदम सख्ती से कार्रवाई करें। इसके लिए कुछ भी संसाधन की आवश्यकता है, हम कहीं से भी करेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। हमारे एक एक जो हादसा है वो हमारे दिल पे चोट है और हम किसी कीमत पे इसको इस तरह नहीं रहने देंगे। भारत सरकार से बात की है, राज्य सरकार से बात की है और जितने हादसे हो रहे हैं उस पर हम लोग संजीदा है और मान के चलिए आने वाले समय में इस पर अच्छी कार्रवाई होगी। सर, आपने कहा था कि जो अचानक से मामले बढ़े हैं इस पर एक सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करेगा भारत सरकार। मैंने भारत सरकार से आग्रह किया था, सरकार ने उसका मान भी लिया है कि इस पर WIA और जो अन्य संगठन है वो इस पर आकर तुरंत जांच करेंगे, एक अध्ययन करेंगे कि आखिर ये अचानक जो वन्य जीव है उन पर आक्रामकता क्यों आई है, वो भी करेंगे और उससे कैसे निपटा जा सकता है इसको भी करेंगे। हमारे लिए हम लोगों ने वन्य जीव बचाए हैं, हमने पर्यावरण बचाया है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है और हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी कीमत हमारे लोगों को नहीं चुकानी पड़े। हम किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में इसको ठीक से कवर करेंगे। देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बालावाला इलाके में हुई चोरी की ये घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य किसी काम से बाहर गए थे और उसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर करीब 10 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया, जिसमें नकदी के साथ में ज्वेलरी भी शामिल है। हरिद्वार सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां पर एडवेंचर टूरिज्म का भी बड़ा स्कोप है। पर्यटन विभाग अब श्यामपुर इलाके में मौजूद अंग्रेजों की एक पुरानी जेल को एडवेंचर टूरिज्म में जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। इस जेल का इतिहास उस सुल्ताना डाकू से जुड़ा हुआ है जिसे लोग रॉबिन हुड कहते थे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरिद्वार का श्यामपुर इलाका, यहाँ खंडहर जैसी दिखने वाली एक इमारत मौजूद है। भले ही आज ये जर्जर नजर आती हो, लेकिन करीब 125 साल पहले अंग्रेज यहीं से कानून व्यवस्था संभालते थे। इस इमारत को इलाके में अंग्रेजों की जेल के नाम से जाना जाता है। खास बात ये कि इस जेल का इतिहास 20वीं सदी में अंग्रेजों और साहूकारों के लिए खौफ का पर्याय रहे सुल्ताना डाकू से भी जुड़ा है। बताया जाता है कि जब सुल्ताना को पकड़ने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रेडी यंग को बुलाया गया तो गिरफ्तारी के बाद उसे कुछ वक्त तक इसी जेल में रखा गया था। अब पर्यटन विभाग इस इमारत को संरक्षित कर झिलमिल झील सफारी के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है। नजीमाबाद के पास पीली पड़ाव के जंगलों में सुल्ताना डाकू को पकड़ा गया था, तो वहाँ उसको लेकर के आए थे। कितनी सत्यता है उसमें कि उसको वहाँ पे जेल में रखा था, इस पे थोड़ा सा जो है पूरी जानकारी प्राप्त की। लेकिन उस खंडर हालत बिल्डिंग को हम लोग एज ए टूरिज्म के रूप में उसका प्रचार प्रसार करके टूरिस्टों को घुमा सकते हैं, क्योंकि सुल्ताना डाकू जहाँ जा रहा है उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। सुल्ताना डाकू का नाम सुनते ही कई लोक कथाएं और किस्से याद आते हैं। कहा जाता है कि वो अंग्रेजों और अमीरों से धन लूटकर गरीबों की मदद करता था। इसी वजह से लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे। नजीबाबाद में उसका किला आज भी सैलानियों को आकर्षित करता है। श्यामपुर के लोग मानते हैं कि अगर इस जेल को सुल्ताना डाकू की जेल के नाम से प्रचारित किया जाए तो यहाँ भी पर्यटक जरूर आएंगे। इसको प्रशासन को कई बार लिख करके दे दिया गया है कि इसको जो साफ़ सफाई कराई जाए और जैसे पर्यटक हैं वो इसको देखने के लिए आएँ, क्योंकि सुल्ताना डाकू का आजकल किला भी लोग देखने के लिए जाते हैं। उसी तरीके से जिला हरिद्वार में अगर पर्यटक आते हैं जिस तरीके से, तो वो पूछें अगर कि सुल्ताना डाकू जी कौन से थाने में बंद हुए थे, तो इसको देखने के लिए बहुत पर्यटक आएंगे। वो जो एडवेंचर टूरिस्ट के लिए भी आते हैं, जो उनका जो अनुभव है वो और भी रोचक बन सके, रोमांचक बन सके, इस तरह की योजना जो पर्यटन विभाग है वो बना रहा है। तो अगर पर्यटन विभाग की योजना अगर ये कामयाब होती है तो आने वाले कुछ समय में इस जगह को संरक्षित किया जाएगा, इसको और भी ज़्यादा व्यवस्थित किया जाएगा और जो लोग हैं जो जंगल की सफारी के लिए पहुंचते हैं वो इस जगह पर भी आ सकेंगे और एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ उठा सकेंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। हरिद्वार के BHEL में एक जंगली हाथी के
महिला पर आक्रमण होने का वीडियो सामने आया है। हाथी जंगल से निकलकर भेल के रिहायशी इलाकों में पहुंचा था और इस दौरान कुछ लोग हाथी की वीडियो बनाने लगे। अपने आसपास लोगों की भीड़ देखकर हाथी आक्रामक हो गया और वहां से गुजर रही एक महिला की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाद में महिला भी भागकर अपनी जान बचाती हुई इस वीडियो में नजर आई और इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। गौरतलब है कि भेल इलाके में भी आए दिन जंगली हाथियों की आवाजाही बनी हुई है। लोग वन विभाग से जंगली हाथियों की रोकथाम के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। देहरादून की पुलिस लाइन में डॉग लवर्स के लिए खास नजारा देखने को मिला। यहां पर आयोजित डॉग शो में देश विदेश की 39 अलग अलग ब्रीड्स के करीब 250 डॉग्स ने हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इंडियन ब्रीड्स ने इस शो में सबका ध्यान खींच लिया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित इस डॉग शो में एक से बढ़कर एक डॉग ब्रीड देखने को मिली। शो में जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, रॉटवाइलर, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, सेंट बर्नार्ड, हस्की, पग और बीगल जैसी विदेशी ब्रीड्स शामिल रही। वहीं इंडियन ब्रीड्स में रामपुर हाउंड, मुगदल और कैरेबिन ने भी अपनी एक अलग पहचान से दर्शकों का ध्यान खींचा। रामपुर ब्रीड को पहले राजा महाराजाओं की पसंद माना जाता था और इसका इस्तेमाल शिकार में किया जाता था। आज ये ब्रीड अपनी क्षमता के चलते बीएसएफ जैसी फोर्स में भी जगह बना रही है। महाराजा घोड़े पे शिकार पे जाते थे तो इसको ऐसा शिकार में यूज करते थे। इसका काम ये था, ये शिकार को घेर के लाता था, फिर वो जाके वो शूट करके हंटिंग करते थे। तो वैसा ब्रीड है। तो ये इंडियन ब्रीड है, बढ़िया है और बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट जो है अंदर 3 साइजेज आते हैं, टॉय, मिनिएचर और स्टैंडर्ड। ये टॉय ब्रीड ही है एक तरह की। तो कई पेट लवर क्या होते हैं कि हमें टॉय चाहिए पर साइज में बड़ा चाहिए। तो ये टॉय भी और साइज में बड़ा भी है। और सेकंड, इसका हेयर फॉल है। देहरादून में ये डॉग शो दून वैली के नाम से साल 1984 से लगातार आयोजित हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य बेहतरीन ब्रीड्स को मंच देना और डॉग केयर को लेकर लोगों को जागरूक करना है। वहीं यहाँ पहुँचे दर्शकों का कहना है कि इतनी सारी ब्रीड्स एक ही जगह देखना बच्चों और परिवार के लिए बहुत अच्छा अनुभव है। खासकर इंडियन ब्रीड्स को देखकर खुशी हुई। फर्स्ट टाइम देखने आए हैं, हमने सोचा चल रहा है तो देख के आए कितनी टाइप की ब्रीड्स हैं देहरादून में। देखिए, छोटी सी जगह में पता नहीं था, ऐसे दिखते नहीं है डॉग्स, पर यहाँ पे देखिए कितने सारे ब्रीड्स आ रखे हैं। तो वी आर तो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम। हमारे पास एग्जिबिट नंबर 250 डॉग्स के आसपास की ब्रीडिंग डॉग्स हैं और 39 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स हैं। इस बार का जो मेन अट्रैक्शन जो हमारे पास है, मेन अट्रैक्शन हमारे पास इंडियन ब्रीड्स का है, जो प्योरली हर ब्रीड एक फॉरेन कंट्री से डेवलप हुई हुई है, लेकिन ये 3 ब्रीड ऐसी हैं जो प्योरली इंडिया की हैं, रामपुर हाउंड, कैरेबिन हाउंड और मुदगल हाउंड। कभी फुर्ती दिखाते डॉग्स तो कभी अपनी ट्रेनिंग से सबको चौंकाते नजारे। देहरादून पुलिस लाइन में सजा ये डॉग शो हर उम्र के लोगों के लिए यादगार बन गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं नेलांग घाटी में पानी की छोटी झील भी जम गई है और झील का पूरा पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। पहाड़ों में इन दिनों ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 4 से 10 जनवरी तक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है। इसके लिए रामनगर के पीजी कॉलेज में प्रदेश के टीम का चयन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से आए युवा अपने पंच का दम दिखाते हुए नजर आए। इसमें बॉयज में 10 और गर्ल्स में भी 10 खिलाड़ी का सिलेक्शन किया गया और इसके लिए प्रदेश के इंटरनेशनल खिलाड़ी भी अपना दम दिखाने पहुंचे हैं। नेशनल चैंपियन हूँ जूनियर और यूथ में, और मैंने कजाकिस्तान, दुबई और जॉर्डन में गोल्ड लिया है और एक बार मेरा सिल्वर भी है। और यूथ वर्ल्ड कप में मेरा गोल्ड और बेस्ट बॉक्सर है जो कि मॉन्टेनेग्रो में हुआ था। अब नेशनल की कैसी तैयारी है आपकी? नेशनल की मेरी अच्छी तैयारी है पूरी, जो ग्रेटर नोएडा में होना है। पूरे उत्तराखंड की टीम यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर,
हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, सभी उत्तराखंड की उत्तरकाशी, सभी टीमें यहाँ पे आई हुई हैं और नेशनल इंटरनेशनल